everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And our today's video is about the concept of legal rights and duties. ये LLB सेमेस्टर 6 जूरिस्प्रूडेंस 2 का चैप्टर 1 है जिसमें हम लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे. सो लीगल राइट्स की जो डेफिनेशन डिफरेंट लीगल फिलोसफर्स और जूरिस्ट ने दी है वो हम डिस्कस करेंगे. एज वेल एज वी विल डिस्कस द टू थ्योरीज ऑफ राइट्स, विल थ्योरी एंड इंटरेस्ट थ्योरी, एंड राइट्स के कौन कौन से 5 कंटेंट्स हैं, एंड इन द एंड वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड राइट. राइट क्या है? हर जगह हम अपनी लॉ बुक्स में राइट के बारे में पढ़ते हैं, चाहे फिर वो क्रिमिनल लॉ हो, फैमिली लॉ हो, टॉर्ट लॉ हो, और हम सबको ये भी कहते सुनते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा राइट है उस पर, उसे जैसे चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर मेरा राइट है, या कोई चीज़ मार्केट से आप परचेज़ करते हैं उस पर भी आपका राइट होता है. और भी कई तरीके के राइट्स जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी. तो इतनी तरह के राइट हमारे पास हैं. एक पर्सन के पास कई तरह के राइट्स होते हैं. सो बेसिकली राइट है क्या, कैसे हमारा राइट ओरिजिनेट होता है किसी चीज़ पर. सिर्फ कहने से तो राइट ओरिजिनेट नहीं हो जाता. वो कौन से बेसिक या फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारा किसी चीज़ पर राइट क्रिएट हो जाता है. So the whole law is based on the concept of legal rights and duties. And rights are the standard of permitted behavior. और अगर कोई standard of behavior को violate करता है या इसके against चलता है, वो दूसरे person के साथ wrong कर देता है. So before we understand the concept of rights, let's check out what is wrong. Wrong क्या है? According to Samand, a wrong is simply an wrong act, an act contrary to the rules of right and justice. तो wrong एक अनुचित कृत्य है, कोई भी ऐसा कार्य जो right और justice के against किया गया हो वो wrong है. और ये definition सामंड ने दी है. और wrong 2 तरह की है, legal wrong and moral wrong. लीगल रॉन्ग वो रॉन्ग है जो बाय वायलेटिंग अ लॉ किया गया हो, जो एक्ट या कंडक्ट किसी लॉ या लीगल जस्टिस या लीगल राइट के अगेंस्ट किया गया हो, वो लीगल रॉन्ग है. जैसे टू डिफेम समवन, या नॉन पेमेंट ऑफ डेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, या किसी को फिजिकली चोट पहुंचाना, किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज करना, ये सभी क्या है? लीगल रॉन्ग्स हैं. और मॉरल रॉन्ग वो एक्ट या कंडक्ट होते हैं जो अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, जैसे डिसोबेइंग वंस पेरेंट्स, या फिर झूठ बोलना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज़. ड्यूटी क्या है? अकॉर्डिंग टू सामंड, अ ड्यूटी इज़ एन ऑब्लिगेटरी एक्ट. जो एक्ट हमें किसी जिम्मेदारी से बांधता हो उसे ड्यूटी कहते हैं. तो अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी या जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो वो रॉन्ग कमिट करता है. दैट्स वाई अपोजिट ऑफ ड्यूटी इज रॉन्ग, एंड ड्यूटी एंड रॉन्ग आर कोरिलेटिव्स. सो द कमीशन ऑफ रॉन्ग इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी इज अवॉइडेंस ऑफ रॉन्ग. और एक बात, जहाँ एक पर्सन की ड्यूटी होगी वहाँ किसी न किसी का कॉरेस्पॉन्डिंग राइट भी होगा, और जहाँ किसी का राइट होगा वहाँ किसी न किसी पर्सन की कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होगी. नाउ द ड्यूटी इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. द फर्स्ट इज़ लीगल एंड मॉरल ड्यूटी, सेकेंड इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी, थर्ड इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी, फोर्थ इज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी. Now let's discuss all these duties in detail. The first is legal duty. तो कोई भी ऐसा एक्ट जो बाय रिकॉग्निशन ऑफ लॉ ऑब्लिग्ड बनाया गया हो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसे लीगल ड्यूटी कहते हैं. और अगर उस कर्तव्य को पूरा ना किया जाए तो वो एक लीगल रॉन्ग होगा, जैसे कि ट्रेसपासिंग या इन्फ्रिंजिंग ऑफ कॉपीराइट्स,
एक्सेट्रा। द सेकेंड इज़ मॉरल ड्यूटी। जो काम हमें हमारे मॉरल्स करने को कहते हों, जैसे कि गरीब को खाना खिलाना, वो हमारी मॉरल ड्यूटी है। थर्ड इज़ पॉजिटिव ड्यूटी। जहाँ लॉ हमें कार्य करने के लिए ऑब्लिगेटरी या बाध्य बनाता हो, और नेगेटिव ड्यूटी जहाँ लॉ हमें किसी काम को करने से एब्सटेन करता हो या रोकता हो, उसे हम नेगेटिव ड्यूटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स डिलीवर करना प्रॉमिसर की पॉजिटिव ड्यूटी है, और किसी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करना नेगेटिव ड्यूटी है। द फिफ्थ इज प्राइमरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी इज which exist per se, and secondary duty is one which has no independent existence of other duties. For example, किसी को हार्म ना करना आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, लेकिन अगर आप किसी को चोट पहुंचा देते हैं या किसी का कोई नुकसान कर देते हैं तो उसको कंपनसेट करना आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है, क्योंकि ये प्राइमरी ड्यूटी पर डिपेंडेंट है। अगर आप नुकसान ना पहुंचाते तो आपको कंपनसेशन भी नहीं देना पड़ता। द नेक्स्ट इज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी। जो ड्यूटीज़ स्टेट या गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वो एब्सोल्यूट ड्यूटी होती है, जैसे नॉट टू कमिट अ क्राइम ऑफ एनी काइंड, और इन ड्यूटीज़ के वायलेशन करने पर स्टेट पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करती है। वेयर एज रिलेटिव ड्यूटीज़ आर ओव टू द इंडिविजुअल्स, जैसे सिविल इंजरीज हैं। रिलेटिव ड्यूटीज़ के वॉयलेशन पर कंपनसेशन या डैमेजेस पे करने होते हैं। इसके बाद द कंसेप्ट ऑफ लीगल राइट्स। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ राइट, ड्यूटी एंड रॉन्ग्स। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ लीगल राइट? जो राइट्स हमें लॉ ने प्रोवाइड किए हैं वो लीगल राइट हैं। दैट मीन्स राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ आर लीगल राइट्स। और एक्चुअल में राइट क्या है? एक तरीके का इंटरेस्ट है। तो हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट जो लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड हो उसे हम लीगल राइट कहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इन आवर प्रॉपर्टी। सो देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स। फर्स्ट इज मटेरियल एलिमेंट, जैसे कि रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, मनी एक्सेट्रा। एंड सेकेंड इज फॉर्मल एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटी, पावर टू रियलाइज द इंटरेस्ट। सो फॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब है एक कैपेसिटी जो हमें राइट से मिलती है कि हम अपने इंटरेस्ट को रियलाइज कर सकें। नाउ लेट्स डिस्कस द टू थ्योरीज ऑफ राइट्स। फर्स्ट इज विल थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल एलिमेंट्स। द सेकेंड इज इंटरेस्ट थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन मटेरियल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम विल थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू विल थ्योरी, राइट emerges फ्रॉम ह्यूमन विल। तो विल थ्योरी के अकॉर्डिंग जहाँ इंसान दावा कर सकता है वहीं उसका राइट है। ऑन द बेसिस ऑफ विल थ्योरी, राइट होने के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ पर अपना दावा कर सकता है, क्लेम कर सकता है या डिमांड कर सकता है तो वहीं उसका राइट है। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, नथिंग right is nothing but a permission to exercise certain natural powers। तो ऐसी कोई कैपेसिटी या पावर जो लॉ आपको दे किसी चीज़ पर क्लेम करने के लिए, उसे राइट कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रे, राइट इज़ द मीन्स बाय विच द एन्जॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्योर्ड। तो ग्रे का कहना है कि राइट एक ज़रिया है अपने इंटरेस्ट को रियलाइज़ करने का। सो बेसिकली विल थ्योरी किसी चीज़ पर आपकी क्लेम करने की एबिलिटी को ही राइट मानती है। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन मटेरियल एलिमेंट्स। सो इंटरेस्ट थ्योरी इज गिवन बाय जर्मन ज्यूरिस्ट आयरिंग। According to Eyring, the basis of legal right is interest and not the will। तो इंटरेस्ट थ्योरी में लीगल राइट इंटरेस्ट के थ्रू क्रिएट होता है, विल या कैपेसिटी टू क्लेम के बेसिस पर क्रिएट नहीं होता। तो इंटरेस्ट थ्योरी कहती है कि जहाँ किसी इंडिविजुअल का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, उसका उस चीज़ में हित होगा, तभी उसका राइट हो सकता है।
जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है, जो मनी आपकी पॉकेट में है उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आयरिंग का कहना है कि लीगल राइट होने के लिए इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और अगर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है तो फिर स्टेट की रिकॉग्निशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट से ही क्रिएट हो जाता है। लेकिन सामंड ने आयरिंग की इंटरेस्ट थ्योरी को सपोर्ट तो किया, लेकिन सामंड का कहना है कि लीगल राइट होने के लिए इंटरेस्ट होना तो ज़रूरी ही है, लेकिन एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी ज़रूरी है। जैसे सामंड ने क्रुएलिटी टू एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया है कि अगर लॉ ने एनिमल्स की तरफ क्रुएलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस ना बताया होता या इससे रिलेटेड लॉ ना बनाया होता तो एनिमल्स का राइट नहीं होता। एक और एग्जाम्पल है, सपोज ए ने बी से गुड्स परचेज किए और ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बी को इशू कर दिया। तो अब बी का ये राइट है कि ए बी को पेमेंट करे, तो बी का राइट टू पेमेंट भी लॉ के थ्रू ही एनफोर्स किया जा सकता है, क्योंकि बी पेमेंट ना मिलने पर ए को शू कर सकता है। नहीं तो बेचारा बी क्या कर लेगा, अगर ए पेमेंट नहीं देगा उसे कुछ नहीं कर सकता बी। तो सामंड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज़ नॉट द राइट इन इटसेल्फ, इट इज़ only an object of the legal right. So finally, according to Samand, right होने के लिए ज़रूरी है कि लॉ इंडिविजुअल को कैपेसिटी टू एनफोर्स द राइट भी प्रोवाइड करे। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट। सामंड के अकॉर्डिंग राइट के 5 एलिमेंट हैं। द फर्स्ट इज द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। द पर्सन ऑफ इनहेरेंस मीन्स सब्जेक्ट ऑफ द राइट, यानी कि वो पर्सन जिसके पास राइट है। सेकंड इज पर्सन ऑफ इंसिडेंस। पर्सन ऑफ इंसिडेंस वो होता है जिसके अगेंस्ट हमें राइट मिला हो, जिसके पास कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी हो। द थर्ड इज कंटेंट ऑफ राइट। कंटेंट ऑफ राइट मीन्स वो एक्ट या फोरबियरेंस जो पर्सन ऑफ इंसिडेंस यानी कि जिसके पास ड्यूटी है उससे करने के लिए या ना करने के लिए कहा गया हो। फोर्थ इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, विच मीन्स द थिंग ओवर विच द राइट इज एक्सरसाइज्ड, जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हमारा राइट है, जैसे कि प्रॉपर्टी या मनी। इसके बाद फिफ्थ है टाइटल ऑफ द राइट। टाइटल ऑफ द राइट मीन्स certain facts or events by reason of which the right has become vested in the owner, यानी कि किन फैक्ट्स या इवेंट्स के थ्रू राइट ओनर के पास आया। सामंड ने इन 5 एलिमेंट्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। सपोज ए ने बी से प्रॉपर्टी परचेज की, तो यहाँ ए क्या है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस है, क्योंकि प्रॉपर्टी की ओनरशिप अब ए के पास है। बी पर्सन ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि बी की कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है कि वो ए को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे। कंटेंट ऑफ राइट क्या है, ए की प्रॉपर्टी में कोई इंटरफेयर ना करे। और ए का राइट जिस सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा है वो है प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट। एंड फाइनली द टाइटल ऑफ राइट इज कन्वेंस या कोई ट्रांसफ़र डीड जिसके थ्रू ए का राइट ओरिजिनेट हुआ है। सो यहाँ तक तो हमने सब डिस्कस कर लिया, रॉन्ग, ड्यूटी, लीगल राइट्स, theories of rights and elements of rights. Now there are few questions which may arise in your mind, and one of them is that can there be a right without subject? क्या बिना सब्जेक्ट के भी राइट क्रिएट हो सकता है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज जब सब्जेक्ट ही नहीं होगा, जिस पर्सन का राइट है वही नहीं होगा, तो राइट किस काम का, और कौन उस राइट को क्लेम करेगा? दैट्स वाई द आंसर इज नो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन अ राइट बी यूज्ड अगेंस्ट द स्टेट? तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग तो स्टेट के अगेंस्ट राइट यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सब कुछ काफ़ी चेंज हो गया है। अब स्टेट के सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस अलग अलग हैं। अब स्टेट
का बनाया कोई लॉ अगर हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या हमें किसी तरीके का डैमेज होता है स्टेट के थ्रू, तो हम क्लेम कर सकते हैं। तो अब राइट विदाउट सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या राइट विदाउट ऑब्जेक्ट हो सकता है? कैन देयर बी अ राइट विदाउट ऑब्जेक्ट? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम हॉलैंड का एक एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। हॉलैंड का कहना है दैट येस अ राइट कैन बी विदाउट ऑब्जेक्ट, और इसके लिए उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है। सपोज ए ने बी को अपनी फर्म में मैनेजर की जॉब पर अपॉइंट किया, तो इस केस में सब्जेक्ट ऑफ राइट ए है, पर्सन ऑफ इंसिडेंस बी है, कंटेंट ऑफ राइट है रेंडरिंग सर्विस बाय बी, और टाइटल है ए एंड बी के बीच एक दूसरे के साथ काम करने का एग्रीमेंट। तो अब इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। हॉलैंड का ये कहना है कि इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सामंट का कहना है कि इस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट है बी की इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि तभी तो ए ने बी को हायर किया है, XYZ को हायर नहीं किया। सो अकॉर्डिंग टू सामंट देयर इज नो राइट विदाउट ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। अब यहाँ हम राइट्स को कितनी डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है वो डिस्कस करेंगे, कितनी तरीके की राइट। सो आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज परफेक्ट राइट एंड इम्परफेक्ट राइट। Perfect right is a right which corresponds to a perfect duty, and a perfect duty is one which is not only recognized by the law but is enforced also. तो इसका मतलब है कि perfect right वो right है जिनका violation होने पर कोर्ट के थ्रू रेमेडी क्लेम की जा सके, और कोर्ट कंपनसेशन या कोई रेमेडी प्रोवाइड करा के राइट को फिर से एनफोर्स करा सके। लेकिन imperfect right are those right which is not enforceable in court of law, जैसे कि टाइम बार डेब्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में क्रेडिटर्स डेब्ट पेमेंट की डेट से लेकर 3 साल के अंदर अंदर डेटर को शू कर सकता है। तो अगर क्रेडिटर ने 3 साल के अंदर अंदर शू किया तो कोर्ट उसकी पेमेंट कराकर क्रेडिटर का राइट एनफोर्स कर सकता है। लेकिन अगर क्रेडिटर 3 साल के बाद कोर्ट में अपनी पेमेंट के लिए केस फाइल करता है तो वो टाइम बार डेब्ट कहलाएगा, और कोर्ट कहेगा कि आपने केस फाइल करने में देरी की है, इसीलिए हम आपका राइट एनफोर्स नहीं करा सकते। नाउ द नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट मीन्स टू बी पॉजिटिवली बेनिफिटेड। दैट मीन्स जहाँ पर्सन ऑफ इंसिडेंस को, यानी कि जिसकी ड्यूटी है उसको राइट होल्डर के लिए कुछ करना पड़े, जैसे कंपनसेशन देना पड़े या पेमेंट करनी पड़े। एंड नेगेटिव राइट इज मेयरली अ राइट नॉट टू हार्म, यानी कि पर्सन ऑफ इंसिडेंस को एब्सटेन रहना है, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करना, किसी को फिजिकली हार्म ना करना नेगेटिव राइट का एग्जाम्पल है। राइट टू ओनरशिप भी नेगेटिव राइट का एग्जाम्पल है, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी है नेगेटिव ड्यूटी, दैट इज़ नॉट टू ट्रेसपास और इंटरफेयर इन वंस प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ राइट इज रियल एंड पर्सनल राइट। रियल राइट मीन्स राइट इन रेम, पर्सनल राइट मीन्स राइट इन पर्सोनम। सो रियल राइट मीन्स राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। जो राइट्स राइट होल्डर को छोड़कर बाकी सभी के लिए ड्यूटी इम्पोज करते हो वो राइट इन रेम कहलाते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ लैंड। और पर्सनल राइट वो राइट है जो सिर्फ डिटर्मिनेट इंडिविजुअल पर ड्यूटी इम्पोज करते हैं, जैसे राइट टू रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट। तो सिर्फ टेनेंट की ही ड्यूटी बनती है लैंडलॉर्ड को रेंट देने की, बाकी किसी की नहीं बनती। लेकिन नो ट्रेसपासिंग की ड्यूटी सभी स्ट्रेंजर्स की बनती है, तो वो क्या हुआ? राइट इन रेम। The fourth is proprietary right and personal right. Proprietary right constitute the state of a person, his assets and his property. जिन राइट्स की कोई इकोनॉमिक या मनीटरी वैल्यू हो, जैसे मनी, राइट टू लैंड, राइट टू डेब्ट, हाउसेस एक्सेट्रा, वो सब प्रोप्राइटरी राइट है। और पर्सनल राइट वो राइट होते हैं जिनकी मनीटरी वैल्यू नहीं हो सकती।
फॉर एग्जाम्पल रेपुटेशन, पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू रेपुटेशन के लिए डिफेमेशन का लॉ बना है, तो ये क्या हुआ, पर्सनल राइट हुआ। नाउ द नेक्स्ट इज राइट इन रे प्रोप्रिया एंड राइट इन रे एलिनिया। राइट इन रे प्रोप्रिया मीन्स राइट ओवर वंस ओन प्रॉपर्टी and right in re alienea means right over the property of someone else, which means जो राइट हमें प्रॉपर्टी में पूरा राइट देते हों, यानी कि हम प्रॉपर्टी को यूज़ भी कर सकते हो, ओनरशिप का राइट भी हमारे पास हो, एलिनिएट करने का राइट भी हमारे पास हो और पोजेशन का राइट भी हमारे पास हो। और अगर इन चारों में से एक भी राइट हमारे पास नहीं है तो वो हो जाएगा राइट इन रे एलिनिया। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लीज़ पर ली है तो आपके पास उसे सिर्फ यूज़ करने का राइट है, आप उसे सेल या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो लीज़ का राइट क्या हो गया, राइट इन रे एलिनिया। द सिक्स्थ इज प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट। प्रिंसिपल राइट मीन्स जो मेन राइट है, लेकिन एसेसरी राइट आर एंसिलरी टू प्रिंसिपल राइट्स एंड हैड ए beneficial effect on the principal right. For example, debt secured by mortgage. तो इसमें recovery of debt principal right है और security accessory right है। Likewise, किसी property पर ownership principal right है और right of way in the adjoining land is the ancillary right. Now the next is vested and contingent rights. A vested right occurs when all the facts have occurred which must by law occur in order that a person in question would have a right. जैसे कि जब कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो सेल डीड या सेल एग्रीमेंट होने के बाद ट्रांसफरी का उसमें वेस्टेड राइट हो जाता है। लेकिन अगर सेल डीड में कोई कंडीशन हो, कोई कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफरी कि 21 साल कंप्लीट होने के बाद ओनर बन सकता है ट्रांसफरी, ये सेल डीड में कंडीशन हो, तो इस केस में ट्रांसफरी का प्रॉपर्टी में कॉन्टिंजेंट राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफरी के 21 ईयर्स कंप्लीट होने की कंडीशन है और ये इवेंट होना बाकी है। हाँ, जब ट्रांसफरी 21 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा तो उसका प्रॉपर्टी में वेस्टेड राइट क्रिएट हो जाएगा। The last is public and private rights. A right vested in a state is called public right. The state enforces such right as a representative of the subject. तो जो राइट स्टेट के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो पब्लिक राइट होते हैं। और अगर कोई पब्लिक राइट का वायलेशन करता है तो उसे हम क्राइम कहते हैं। और तो अगर कोई इन पब्लिक राइट और ड्यूटीज़ को ब्रीच करता है या वायलेशन करता है तो वो पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं और इन्हें हम क्राइम कहते हैं। और इनकी इन्फोर्स कराने के लिए स्टेट पनिशमेंट भी इम्पोज करती है। और प्राइवेट राइट वो राइट है जो सिविल राइट होते हैं, जो इंडिविजुअल्स को बिलोंग करते हैं और उन्हें हम सिविल इंजरीज़ भी कहते हैं, जिसका कंपनसेशन के थ्रू रेमेडी दी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लीगल राइट एंड ड्यूटीज़। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लीगल राइट किसे कहते हैं, लीगल राइट की थ्योरीज़ हमने डिस्कस की, कंटेंट ऑफ राइट डिस्कस किया, इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स डिस्कस की और इसके बाद आप हॉफेल्ड के लीगल राइट एंड ड्यूटीज़ का एनालिसिस देखें, जिसके 2 पार्ट है, जिसमें जूरल कोरिलेटिव्स और जूरल अपोजिट्स की बात की है। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।